अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को देखा था और एक जनरल रिएक्शन के लिए उसको सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक जनरल रिएक्शन को लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। तो आज हमने क्या करना है, एक सिंपल डेरिवेशन करने हैं और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को हम अपनाते हुए डिफरेंट जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ साथ हम कुछ 2-3 एग्जांपल भी देखेंगे किस तरह से हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को उन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो एक सिंपल रिएक्शन था। आज के रिएक्शन में हम तो उसको मज़ीद मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में एक्सप्रेस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम उसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A + B, ये रिएक्ट करके हमारे पास बना देते हैं C और D। हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए लास्ट टाइम के लेक्चर में सिर्फ A और B में बात हुई थी, हमारे पास स्मॉल a स्मॉल b नहीं था और इधर आके हमारे पास c बना था और d बना था। स्मॉल c और स्मॉल d हमारे पास नहीं था। अब देखें ये हमारे पास क्या चीज़ है। डेफिनेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास a है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। जितने भी हमारे पास ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं फिगर्स, ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जो हमारे पास जितने भी ये स्मॉल लेटर में चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशंस हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली मोलर कंसंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करेंगे हम, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को निकालेंगे तो इनको पावर की सूरत में लिख देंगे। जो हमारे पास पहले हम क्या करते थे, सिंपली ब्रैकेट्स में a + b लिख देते थे और इनको ब्रैकेट में लिख के हम कह देते थे कि ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। अब ये क्या हमारे इस केस में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास जो स्मॉल लेटर में गिवन है ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे और नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा हम क्या लिखेंगे, पावर की सूरत में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a है, ए को कैसे हम लास्ट टाइम जो हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किया था उसमें हम सिंपल ब्रैकेट्स में लिख देते थे A B C D और वो हम बोल देते कि ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। और आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू गिवन है जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको पावर की सूरत में लिख देने हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। B आगे अगली कंसंट्रेशन हमारे पास B है, B रिएक्टेंट्स है और जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको ऊपर सिंपली हम लिख देंगे पावर की सूरत में। तो ये हमारे पास इस तरह से हम पूरा जो डेरिवेशन करेंगे इसी तरह लिहाज से करेंगे। इस तरह हमारे पास C है, क्या करेंगे, C को ब्रैकेट में लिखेंगे और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल c उनको पावर की सूरत में लिख देंगे। और इस तरह हमारे पास जो D है ये क्या, रिएक्टेंट्स हैं और क्या करेंगे हम, जो D के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको पावर की सूरत में लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं जी डेफिनेशंस की तरफ। वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उसकी मोलर कंसंट्रेशंस के। अब अगली बात जो ऐड हो रही है वो सिर्फ यही है, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको पावर की सूरत में रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जो कि मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बस ये एक नई चीज़ है कि आपने क्या करना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के
या फिर मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ती जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या करेगा, बढ़ता चले जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल है, इसका जो डेरिवेशन है उसको डिराइव करना है। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से डिराइव हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, एक जनरल रिएक्शन के लिए कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका जो डेरिवेशन है इसको हमने डिराइव करना है। तो आइए हम वो देखते हैं। हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास ए और बी के। अब हमने करना क्या है, जितने भी इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलर कंसंट है, उनके रिएक्टेंट्स लिख के उनको नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना है, पावर की सूरत में ऊपर लिख देना है। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये तो हमारा एक जनरल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको पावर की सूरत में ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी कंसंट्रेशन के। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करेंगे हम, जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और क्या करेंगे इस केस में रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर सी को पावर की सूरत में लिख देंगे, और जो हमारे पास डी होगा और जो स्मॉल डी है जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको भी पावर की सूरत में हमने लिख दिया है। तो ये हमारा जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये डायरेक्टली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ए और बी के, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास है वो सी और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब हमने क्या करने हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने हैं। तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास आएगा वो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म कर देंगे। तो इसकी जगह आ जाएगा के एफ। जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म किया है तो हमने क्या, इक्वालिटी का जो सिंबल लगाया और उसके साथ हमने के एफ लगा दिया है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई साइन यहाँ पे आएगा। तो क्या है, के एफ, और हमारे पास बी आ जाते हैं। तो ये क्या है, सिंपली हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है रिएक्टेंट्स हैं, और ए क्या है और स्मॉल बी क्या है, ये हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन है। अब हमने क्या करने हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी इस तरह क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल आएगा और साथ में हमारे पास के आर आ जाएगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी सी और स्मॉल सी, और हमारे पास डी और स्मॉल डी हमारे पास से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, एक जनरल रिएक्शन में जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो क्या होता है, वहाँ पे जो रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वल फॉर्म में लिख देना है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ये गिवन है। क्या करेंगे, हम इसको इधर उठा के लिख देंगे। वो हमारे पास है ए और बी, और ऊपर क्या करेंगे, हम सिंपली इन पे जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं इनको लिख देंगे, और जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास है के आर, और इक्वल हम कर देंगे इसको एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जी।
तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो हम के एफ और के आर को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन के डिपेंड करता है हमेशा प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो मैंने इधर भी लिखी हुई है, तो वो है हमारे पास C ओवर C और D ओवर D। तो ये हमारे पास जितनी भी स्मॉल लेटर्स में क्वांटिटीज़ हैं ये सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं इनके। अब क्या करना है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा के एफ और के आर इधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी C ओवर C, D ओवर D, और ये हमारे पास जो वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या होगी, ये सिंपल है, डिवाइड हो जाएगी। जी, तो ये हमने सबको क्या किया है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था के एफ और के आर, के एफ ओवर के आर ये इक्वल होते हैं हमारे पास के सी के। अब देखें पूरी की पूरी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो के सी इज़ इक्वल टू C ओवर C, D और A हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारा डेरिवेशन है, प्रूफ हो जाता है। तो ये जी हमारे पास जो फाइनल है डेरिवेशन आया है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे के सी इज़ इक्वल टू C D ओवर A B हमारे पास आ जाती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो भी हमारे पास ये स्मॉल लेटर्स में है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉ ऑफ मैस सेक्शन को जनरल रिएक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से वो लॉ ऑफ मैस सेक्शन हम दूसरे रिएक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी तो हमने क्या किया है, सिर्फ एक जनरल केमिकल रिएक्शन देखा था जिसमें A प्लस B वो रिएक्ट करके हमारे पास C प्लस D बना देते थे। अब हमने केमिस्ट्री में कुछ देखना है कि केमिस्ट्री में किस तरह से ये अप्लाई होता है। तो हमारे पास ये जो बुक में आपके एग्जांपल गिवन है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेशन की सूरत में, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन निकाला था वही अप्लाई करके हमने देखना है कि किस तरह से इनकी हम कांस्टेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा के एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। जो के एफ है हमारे पास वो हमारे पास N2 होगा और O2 होगा। ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। रेट ऑफ जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है उसको हम के आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास नाइट्रोजन है मोनोऑक्साइड। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ये जो 2 है इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये पावर की सूरत में हम लिख देंगे, जो कि लास्ट टाइम भी हम लिख चुके हैं। जितनी भी पावर होगी यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो हमारे पास जो 2 है इसको हम क्या करेंगे, पावर की सूरत में लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, एक जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो वो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करके लिख देंगे। हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो यही है, बस यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, वो ये है, और ये हमारे पास इक्वल आ जाता है के आर जी
तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास के एफ है, जहाँ पे के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अब हमारे पास ये जो जितनी भी कंसंट्रेशंस हैं इधर क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस तरफ जाके क्या करेंगी, ये डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह जैसा कि लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को देखा, फिर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का जो डेरिवेशन किया, और बिल्कुल उसी तरह आज हमने एक एप्लीकेशन भी कर ली कि किस तरह से ये एक केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होते हैं, ये के सी के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, के सी इज़ इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स वैल्यू आ जाती हैं। तो अगली जो हमारी एग्जांपल है वो अमोनिया की फॉर्मेशन है, बिल्कुल इसी तरह से आपने करनी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।